इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। बीते 2 सप्ताह से भारतीय शेयर बाजार की स्थिति डगमगाए हुई है। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स जो 80,000 के आंकड़े को पार कर चुका था, लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर 79,000 के आंकड़े में ट्रेड करता दिख रहा है। वहीं निफ्टी में भी लगातार गिरावट बनी हुई है। बैंक निफ्टी ने 2 सप्ताह पहले जैसी तेजी दिखाई थी, उसे देखकर निवेशक गदगद नजर आ रहे थे, पर वर्तमान समय में जिस तरह की गिरावट आई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यूनियन बजट के बाद बाजार में स्थिरता की गुंजाइश थी, लेकिन बजट ट्रिगर वैसा काम कर नहीं पाया। इस बीच कारोबारी सप्ताह समाप्त होने से एक दिन पहले भारतीय शेयर बाजार के रुख को लेकर एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। भारतीय शेयर बाजार में निवेश की रणनीति कैसी हो, किन स्टॉक्स पर दाव लगाया जाए, उथल पुथल के इस दौर के बीच ग्लोबल बाजार पर नजर डाले तो हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद बुधवार को नैस्डैक और टेस्ला में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यूएस बाजारों में रातों रात $1 अरब उड़ गए। नैस्डैक कल 3.6% गिरा और बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्लोबल बाजारों में गिरावट की शुरुआत है। उधर भारतीय बाजार अपनी ही धुन में चल रहे हैं। भारतीय बाजारों की आज बड़ी अग्नि परीक्षा है। अब तक निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट को आंख बंद कर खरीदा जा रहा है। भारतीय बाजार भी कुछ करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। बजट में टैक्स बढ़ोतरी के बाद भारतीय बाजारों का सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ा है। बजट के दिन का 24,074 का निचला स्तर सबसे अहम लेवल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार फिर रिटेल और एचएनआईज को बाजार को सहारा देना होगा। एमएफ 1.5 लाख करोड़ रुपए के कैश में बैठे हैं, गिरावट में खरीदारी करेंगे। बजट में टैक्स को एफआईआईज का सेंटिमेंट टूटा है, उनका खरीदारी का सिलसिला रुका है। एफआईआईज ने कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स में 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। भारतीय बाजार खराब खबरों पर बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं। बाजार की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत प्राइवेट बैंक है। निफ्टी बैंक 20 डीईएमए के नीचे है। अब 50 डीईएमए टूटने का डर है। माना जा रहा है कि वर्तमान दौर में आईटी शेयरों में पोजीशन जोड़ने का अच्छा मौका है। अगर बाजार रिकवर हुआ तो आईटी और एफएमसीजी के दम पर रिकवरी होगी। निवेशक बिल्कुल नहीं घबराएं और मुनाफा वसूली से बचें। अपनी एसआईपी पर ब्रेक नहीं लगाएं। अपना एसआईपी एंड डीआईपी फॉर्मूला याद रखें। डिफेंस, रेलवे जैसी पीएसयू कंपनियों को लेकर बहुत सतर्क रहें। एचएएल, मजगांव जैसे शेयर आराम से 20 से 30% गिर सकते हैं। इक्विटी इंट्राडे पर सेबी के रिपोर्ट में कहा गया है कि 70% इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स को घाटा होता है। 10 में से 7 इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स घाटे में रहते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेड करने वाले 80% ट्रेडर्स को घाटा होता है। निफ्टी पर रणनीति की बात करते हुए कहा जा रहा है कि निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 24,200 से 24,250 यानी कि 20 डीईएमए पर और बड़ा सपोर्ट 24,050 से 24,100 बजट दिन का निचला स्तर पर है। अगर निफ्टी 24,050 से नीचे फिसले तो सभी लॉन्ग से एग्जिट करें। रिकवरी के पहले संकेत के लिए निफ्टी आईटी पर नजर रखें। अगर आईटी शेयरों में तेजी दिखनी शुरू हो तभी निफ्टी खरीदें।
स्थिरता के संकेत पर ही दिन के निचले स्तर के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। 250 पॉइंट के गैप डाउन के बाद शॉर्ट न करें। अगर रिकवरी नाकाम होती दिखे तभी शॉर्ट करें। शॉर्ट ट्रेड में दिन के शिखर का स्टॉप लॉस रखें। आरबीएल बैंक के शेयरों में 25 जुलाई को स्टॉक मार्केट खुलते ही एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली। इस डील में कंपनी के करीब 4.81 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री हुई, जो बैंक की करीब 7.9% की हिस्सेदारी के बराबर है। इस डील के बाद बैंक के शेयरों की कीमत 4% तक टूट गई। ब्लॉक डील में आरबीएल बैंक के शेयरों का लेन देन 229.5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ। इस डील की कुल वैल्यू 1100 करोड़ रुपए है। हालांकि ये एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया एक ब्लॉक डील के जरिए इस प्राइवेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये बिक्री 226 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम भाव पर होनी थी, जो बैंक के 23 जुलाई के बंद भाव से करीब 5% कम है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कुल ऑफर साइज 1081.2 करोड़ रुपए था, जिसमें आरबीएल बैंक की 7.9% हिस्सेदारी शामिल थी। आरबीएल बैंक में बड़ी ब्लॉक डील 4.81 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री शुरू हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के अंत तक बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया के पास अपनी फंड मैपल 2B.V के जरिए आरबीएल बैंक की 7.89% हिस्सेदारी थी। इसका मतलब है कि फर्म ने बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है। आरबीएल बैंक ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक ने बताया कि जून तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 29% बढ़कर 371.5 करोड़ रुपए रहा। वहीं इसका नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई जून तिमाही में 19.5% बढ़कर 1699.9 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी वित्त वर्ष में 1422.3 करोड़ रुपए था। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM जून तिमाही में 5.67% रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5.53% था। बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पिछली तिमाही के 2.65% से थोड़ा बढ़कर 2.69% हो गया है। हालांकि शुद्ध NPA 0.74% पर स्थिर रहा। NSE पर सुबह 10 बजे के करीब आरबीएल बैंक के शेयर 3.95% की गिरावट के साथ 228.55 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक बैंक के शेयरों में करीब 20% की गिरावट आ चुकी है। इसका मौजूदा मार्केट कैप करीब 13,680 करोड़ रुपए है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट संसद में पेश किया। इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.1% करने का ऐलान किया। बजट में की गई इस घोषणा के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पेश करते समय फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फंड बढ़ाने का इरादा रिटेल ट्रेडर्स को घरेलू बजट में सट्टे में लगने से बचाना है, तो इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही कम है। आगामी 1 अक्टूबर से वित्त मंत्री ने ऑप्शन सेलिंग पर एसटीटी को ऑप्शन प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है और फ्यूचर सेलिंग पर उस कीमत का 0.0125% से 0.02% तक बढ़ा दिया है, जिस पर ऐसे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि एसटीटी में बढ़ोतरी रिटेल ट्रेडर्स की किसी भी सट्टेबाजी को रोकने में किसी तरह से मदद नहीं करेगा और इसका ट्रेडर्स पर किसी तरह को कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही सहयोग से सेबी का ट्रू टू लेबल सर्कुलर, जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंजों को ब्रोकरों से एक जैसा चार्ज लेने का आदेश दिया गया था, वो भी 1 अक्टूबर से लागू होगा।
बदलाव लागू होने के बाद एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज कम हो जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज के डिजिटल बिजनेस के हेड आशीष नंदा का कहना है कि इस कदम का ट्रेडर्स पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है। पेट्रोल रिसर्च के फाउंडर कलीम खान ने कहा कि F&O ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। खासकर ऑप्शन में जो फ्लो देखा जा रहा है वो ऐतिहासिक है। इसमें रिटेल ट्रेडर्स का अधिक योगदान दिखता है। उन्होंने कहा कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सरकार को हर साल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से केवल ऑप्शन सेगमेंट में 27,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। टैक्स में बढ़ोतरी के बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कलीम ने कहा कि अगर टैक्स बढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ रिटेलर्स को नुकसान से बचाना ही है तो सरकार को ऑप्शन सेगमेंट में हर दिन होने वाली वीकली एक्सपायरी बंद करनी चाहिए। रिटेलर जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए एक्सपायरी ट्रेड करते हैं और पैसा गंवाते हैं। सरकार को इस दिशा में भी कुछ सोचना चाहिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 3.5% लुढ़क गए। ये लगातार 8वां दिन है जब कंपनी के शेयर गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में ये पहली बार है जब कंपनी के शेयरों में इतनी लंबी गिरावट देखी गई। इससे पहले IRFC के शेयरों में इस तरह की गिरावट 15 मार्च से 25 मार्च 2021 के बीच आई थी, जब ये लगातार 9 दिनों तक लाल निशान में बंद हुए। IRFC के शेयर में गिरावट जारी है। इस गिरावट के साथ ही स्टॉक का भाव अब इसके 50 दिनों के मूविंग एवरेज के करीब पहुंच गया है, जो 182 रुपए है। IRFC के शेयरों ने बीते 15 जुलाई को 229 रुपए का अपना रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। तब से इसके शेयरों में करीब 17% की गिरावट आ चुकी है। चार्ट पर स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI ओवरबॉट जोन से गिरकर अब 48 के स्तर पर आ गया है, जो न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड। इस हालिया गिरावट के बावजूद जुलाई महीने में IRFC के शेयरों ने अभी भी 8% का रिटर्न दिया है। वहीं इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 84.59 की तेजी आ चुकी है, जबकि पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को 438.17% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक जून तिमाही के दौरान 5.79 लाख छोटे शेयर धारकों ने IRFC के शेयर खरीदे। इसके साथ ही IRFC का शेयर खरीदने वाले कुछ छोटे शेयर धारकों की संख्या अब बढ़कर 50.63 लाख हो गई है, जबकि मार्च तिमाही के अंत में इसके पास 44.84 लाख छोटे शेयर धारक थे। घरेलू म्यूचुअल फंडों ने भी जून तिमाही के दौरान IRFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च तिमाही के अंत में म्यूचुअल फंड्स के पास कंपनी की 0.18% हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़कर 0.55% हिस्सेदारी हो गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की हिस्सेदारी 1.11% पर लगभग स्थिर बनी हुई है। वहीं भारत सरकार के पास जून तिमाही के अंत में
IRFC की 86.36% हिस्सेदारी बनी हुई है। इसका मतलब है कि सरकार को न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के तहत अभी कंपनी में अपनी 10% से अधिक हिस्सेदारी बेचनी होगी। यूनियन बजट 2024 के बाद रेलवे PSU स्टॉक दबाव में नजर आ रहे हैं। निवेशक इस कंफ्यूजन में है कि क्या पिछले कुछ महीनों से तूफानी अपट्रेंड में चल रहे रेलवे PSU स्टॉक को निचले स्तरों से खरीदा जाना चाहिए या मार्केट में और करेक्शन होने का इंतजार किया जाना चाहिए। अर्निंग सीजन चल रहा है और बाजार में कई स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आ रही हैं। रेलवे स्टॉक राइट्स में डिविडेंड संबंधित खबर भी आ रही है। रेलवे नवरत्न PSU राइट्स लिमिटेड आगामी बोर्ड बैठक में डिविडेंड के माध्यम से शेयरधारकों को अवार्ड करने के लिए तैयार है। राइट्स ने एक फाइलिंग में घोषणा की कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 31 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के परिणाम और पहले इंटरिम डिविडेंड के भुगतान पर विचार और अनुमोदन के लिए आयोजित की जाएगी। एक फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा की कि बोर्ड वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले इंटरिम डिविडेंड के भुगतान पर विचार कर सकता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले इंटरिम डिविडेंड के उद्देश्य से गुरुवार 7 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है। रिकॉर्ड डेट किसी कंपनी को डिविडेंड के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने में मदद करती है। शेयर मार्केट में गुरुवार 25 जुलाई को राइट्स के शेयरों में शुरुआती इंट्राडे सेशन में 2.02% की गिरावट आई, जबकि दिन के शुरुआती भाव 680.30 रुपए प्रति शेयर थे। गुरुवार को राइट्स के शेयर 680 रुपए प्रति शेयर पर खुले और दोपहर बाद 676.75 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। BSE एनालिटिक्स के अनुसार राइट्स का मार्केट कैप 16,340 करोड़ रुपए है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इस शेयर की 52 सप्ताह का सबसे अधिक भाव 826.15 रुपए है, जबकि 52 वीक का सबसे कम भाव 432.65 रुपए है। राइट्स की प्रति शेयर आय TTM आधार पर 18.90 रुपए है। EPS ये दर्शाता है कि कंपनी प्रत्येक शेयर पर कितना पैसा कमाती है। कंपनी का PE रेशियो 36.62 है। ये कंपनी के अपने प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष उचित मूल्यांकन को दर्शाता है। पिछले 6 महीनों में राइट्स के शेयरों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 3 महीनों में शेयरों में -1.04 की गिरावट आई है, जबकि BSE इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 15.95% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 वर्षों में शेयरों ने अपने निवेशकों को 169% का रिटर्न दिया है। विंड टरबाइन बनाने वाली सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों ने एक दिन पहले ब्रोकरेज के हाईएस्ट टारगेट प्राइस को पार कर दिया था। बुधवार को इसने 60 रुपए का लेवल पार किया था और गुरुवार को फिर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लगा और ये 1 साल की हाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली भी हुई, लेकिन अब भी ये काफी मजबूत स्थिति में है। 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद 17% उछलकर आज 63.74 रुपए के भाव पर पहुंच गया था। फिलहाल BSE पर ये 2.34% की बढ़त के साथ 62.13 रुपए के भाव पर है। सुज़लॉन में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। बुधवार को सुज़लॉन ने हाईएस्ट टारगेट प्राइस 60 रुपए के लेवल को पार कर दिया था, तो अब ब्रोकरेज ने इसका फिर से रिव्यू किया।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 54 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि हेल्दी ऑर्डर बुक, मजबूत पाइपलाइन और काम पूरा करने की दमदार क्षमता के चलते इसमें ग्रोथ की तगड़ी गुंजाइश है। इसके अलावा कंपनी का बैलेंस शीट भी मजबूत हो रहा है। जून तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बुक 3,817 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। चूंकि कंपनी अब एनटीपीसी जैसे पीएसयू के टेंडर भी हासिल कर सकती है, तो ब्रोकरेज का मानना है कि इस वित्त वर्ष 2025 में इसका ऑर्डर बुक हेल्दी रहने वाला है। दूसरी तरफ नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसकी रेटिंग को खरीदारी से घटाकर होल्ड कर दिया है। ब्रोकरेज को सेक्टर और कंपनी में ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश तो दिख रही है, लेकिन इसका ये भी कहना है कि कंपनी को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में जो ऑर्डर मिलने की उम्मीद है वो इसके शेयर में पहले से शामिल हो गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की अनुमानित कमाई के मुकाबले ये 40 गुने भाव पर है। ऐसे में ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग घटा दी है और टारगेट प्राइस 64 रुपए पर फिक्स किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही सुज़लॉन के लिए धमाकेदार रही। जून तिमाही के आखिरी में इसके पास 1200 करोड़ रुपए का नेट कैश रहा। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये अहम प्लेयर बनी रही, जो इसके ऑर्डर बुक का करीब 2/3 हिस्सा है। जून तिमाही में इसका मार्केट शेयर 35.5% रहा। सुज़लॉन ग्रुप के सीईओ हिमांशु मोदी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में बैलेंस शीट के कंसोलिडेशन का था और अब चालू वित्त वर्ष प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस है। इस कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन भी बाजार पूरी तरह संभल नहीं पाया। शुरुआती सेशन में सेंसेक्स में बुरी तरह गिरावट नजर आई। हालांकि अंतिम सेशन में ये संभलते हुए नजर आया, लेकिन लाल निशान से उबर नहीं पाया। इस बीच आईओसी, रेणुका सुगर, टाटा मोटर्स, पारस पेट्रो, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई स्टॉक्स जोरदार कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं अधिकांश स्टॉक्स में गिरावट आई। ऐसे में कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन कैसा होगा, इस पर निवेशकों की निगाहें जमी हुई है। स्टॉक पे टॉक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और कल फिर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स।